हम कंपनी लॉ की क्लास कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। जिसके अंदर हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस। एक हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये चीजें हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक जो है, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो, जो ये डॉक्ट्राइन है, इसका वर्ड मीनिंग जो है, अल्टर ईगो का मीनिंग क्या होता है? अल्टर ईगो, अल्टर का मतलब दूसरा, अदर, ईगो का मतलब आई। The term alter ego is a Latin word. Literally translated means the other I. Other I. More idiomatic, it can be understood as the identical copy or a person is clone. मतलब अगर मैं बात करूं अल्टर ईगो का, इसका कंपनीज एक्ट के अंदर क्या मीनिंग है और वैसे इसको क्या कहते हैं, वो हम इसमें डॉक्ट्राइन के अंदर पढ़ेंगे। जो टर्म है अल्टर ईगो, उसका बेसिकली मीनिंग होता है अदर आई। ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है अदर आई। अगर इसको मोर इडियोमेटिक अगर हम बात करें, इट कैन बी द अंडरस्टूड द आइडेंटिकल कॉपी। इसको आइडेंटिकल कॉपी भी बोला जाता है, या पर्सन का क्लोन भी बोला जाता है। इट इज अ कॉमन टैलेंट दैट कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर। क्या होता है कंपनीज एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, उसकी आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी सेपरेट होती है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, तो उसकी आइडेंटिटी जो होती है सेपरेट होती है फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर। डायरेक्टर और शेयर होल्डर से उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो सेपरेट होती है। द कॉमन लॉ ग्रांट इम्यूनिटी टू द शेयर होल्डर and director from being liable for the debt as well as criminal liability of the corporation। भाई जो कॉमन लॉ है, कंपनी लॉ ये कहता है, कंपनीज एक्ट ये कहता है कि भाई कंपनी के किसी भी काम के लिए, कंपनी के किसी भी काम के लिए कंपनी खुद लायबल होगी। कंपनी खुद लायबल होगी, और जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड होगी। वो सिर्फ अपने काम के लिए, और उसकी जो लायबिलिटी है वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। ये हमें कंपनीज एक्ट कहता है। ये हमें क्या कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है। बट जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो है, वो क्या है? वो हमारे जो कंपनी लॉ का जनरल रूल है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और कंपनी के काम के लिए, कंपनी के डेट के लिए सिर्फ कंपनी लायबल होगी,
मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इसकी क्या करता है, एक्सेप्शन है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो इस वाले मतलब रूल की एक्सेप्शन है। वो क्या कहता है, अल्टर ईगो इज अ डॉक्ट्राइन विच प्रिवेंट द शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेशन। वो क्या करता है, किसी कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर को प्रिवेंट करता है, रोकता है, शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर फ्रॉम टेकिंग द रिफ्यूज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो है, वो जो हम बात करते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी वाले कंसेप्ट की, उसको रिफ्यूज करता है। उसको क्या करता है, रिफ्यूज करता है। वो ये कहता है कि भाई जो कंपनी है, जो डायरेक्टर है, जो शेयर होल्डर है, ये सारे के सारे एक ही चीज है, ये सब एक है, ये अलग नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो ये बात कहता है। समझ आ गई? सर एक और बार बता दीजिएगा। हाँ, मैं ये कह के चल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मैं दोबारा से बताता हूँ। कंपनीज एक्ट कहता है, अगर मैं नॉर्मल रूल की बात करूं, नॉर्मल रूल की, कंपनीज एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि भाई कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसको बाय लॉ क्रिएट किया जाता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को बाय द लॉ, बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ क्रिएट किया जाता है। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की अपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी के कंपनी के काम के लिए, कंपनी के काम के लिए, और अगर कोई डिफॉल्ट होता है, अगर कोई डिफॉल्ट होता है, उसके लिए कंपनी क्या होगी, खुद लायबल होगी। कंपनी कंपनी क्या होगी, लायबल होगी। मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो होती है, वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी, ये तो नॉर्मल जो कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की लायबिलिटी जो होती है वो खुद की होती है। बट जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो कहता है कि भाई वो सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को रिफ्यूज करता है। वो ये कहता है कि भाई जो ये कंपनी है, जो ये डायरेक्टर है और जो शेयर होल्डर है, ये कोई अलग अलग पर्सन नहीं है, ये सब एक ही है। ये सब क्या है, एक ही है। ये कौन से प्रोविजन पे बेस है, ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वाले प्रोविजन पर बेस है। और ये कहता है कि जो डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, कॉर्पोरेट है, वो सब क्या है, एक ही एंटिटी है। समझ आ गई? जी सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। The doctrine of alter ego is based on the assumption that company as well as shareholder and the managing director are the alter ego of each other। कि मतलब ये कहना चाह रहा है, one is the shadow and reflection of other and can be understood as two side of the same coin। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो कह रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो का कंसेप्ट है, इसकी एक एसम्पशन है, इस ये एजम्पशन लेता है। एजम्पशन क्या है कि भाई जो ये कंपनी है, जो ये डायरेक्टर है, जो ये शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर है, ये सब क्या है, आइडेंटिकल है, ये सब सेम है। ये एक ही सिक्के के दो क्या है, साइड्स हैं। एक ही सिक्के के, एक ही कॉइन की दो साइड्स की तरह है। ये सब आइडेंटिकल है, ये सब क्या है, एक है। समझ आ गई? जी सर। यस। हाँ,
Hence the court can rely on the alter ego doctrine when they find that there is very thin line of distinction. भाई अगर कोर्ट को लगता है कि कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के शेयर होल्डर और कंपनी सब एक है, वहां पे किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, यह डिफरेंस जो है बहुत माइनर डिफरेंस है, तो कंपनी जो कोर्ट है वहां पे कौन सा कंसेप्ट ला सकती है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो के तहत ये कह सकती है कि ये सब क्या है, एक है। समझ आ गई? सर ये सेंटेंस एक और बार प्लीज। ये कहना चाह रहा है कि hence the court can rely on alter ego doctrine when they find that there is very thin line, बहुत पतली लाइन है, मतलब क्या है, बहुत माइनर डिफरेंस है शेयर होल्डर के बीच में, डायरेक्टर के बीच में, कॉरपोरेशन के बीच में। अगर देखो डिफरेंस ज्यादा है, शेयर होल्डर अलग है, डायरेक्टर अलग है, कंपनी अलग है, तब तुम तो कहेंगे कि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो वाला कंसेप्ट कब लगता है, कि जब शेयर होल्डर, डायरेक्टर सब क्या है, एक ही पर्सन हो, तो उस केस में कौन सा डॉक्ट्राइन लगता है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो लग के यहाँ पर चलता है। क्लियर है? जी सर जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। It is used by the court to ignore the status of shareholder, officer and director of the company. जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो ये कहता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं, जो ये डायरेक्टर होते हैं, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कंपनी से अलग नहीं होते, ये कंपनी ही होती है, इसको वैसे अलग बताया जाता है, बाकी ये सब एक है। कंपनी, डायरेक्टर, शेयर होल्डर ये सब एक है। ये शेयर होल्डर और डायरेक्टर ये इसके स्टेटस को क्या कर देता है, फॉरगेट कर देता है, इनके स्टेटस को फॉरगेट कर देता है, इग्नोर करता है इनके स्टेटस को। ये कहता है ये कोई सेपरेट शेयर होल्डर और डायरेक्टर कंपनी से अलग नहीं है, वो कंपनी ही है, ये सब एक ही है। समझ आ गया? जी सर। इट इज यूज्ड बाय द कोर्ट टू इग्नोर द स्टेटस ऑफ शेयर होल्डर, ऑफिसर, director of a company in reference to their liability in their respective capacity, so that they may be held personally liable for the action when they have acted fraudulently or unjustly. In the Leonard Caring Company Limited, इसमें क्या हुआ था, वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी, इसमें क्या हुआ था, विस्काउंट हेडलेन propounded the alter ego theory and distinct is from the vicarious liability. The House of Lords stated that default of managing director, who is directing mind and will of the company, would be attributed to him and he be held for the wrongdoing of the company. मतलब क्या होगा, ये कहना चाह रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो ये कह रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो ये कहता है, भाई अगर कोई भी पर्सन शेयर होल्डर की कैपेसिटी में और डायरेक्टर की कैपेसिटी में, या फिर डायरेक्टर की कैपेसिटी में काम करता है, तो वो फिर क्या होगा, वो पर्सनली लायबल होके यहाँ पर चलेगा। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो या सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को क्या करता है, फॉरगेट करता है, इग्नोर करता है। और जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसका डायरेक्टिंग माइंड होता है, तो वो हर एक गलत काम के लिए क्या होगा, लायबल होके यहाँ पर चलेगा। समझ आ गई डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो? जी सर। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो क्या कहता है, समझ आ गई? क्या कंसेप्ट पे बेसिस है? एनी डाउट? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो है, ये इस एजम्पशन पे बेस है, इसकी एक अपनी एजम्पशन है, ये मानता है कि जो शेयर होल्डर है, जो डायरेक्टर है और जो कंपनी है, वो कोई अलग लोग नहीं है, वो सब एक ही चीज है, सब एक ही है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को भूल जाता है, उसको इग्नोर करता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो ये कहता है ना कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना,
बट डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो ये कहता है कि ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये सब एक ही पर्सन है। और जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, अगर वो कोई काम करते हैं तो वो उस चीज के लिए पर्सनली लायबल होकर यहाँ पर चलेंगे एज पर दी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो। अगर कोर्ट किसी तरह से डिफरेंस नहीं कर पाती या बहुत ही माइनर डिफरेंस है किस चीज में, डायरेक्टर में, शेयर होल्डर में, कंपनी में, तो वहां पे कोर्ट कौन सा डॉक्ट्राइन लगा सकती है? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो। क्लियर है? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो का मीनिंग है आइडेंटिकल, मतलब अल्टर ईगो का मीनिंग होता है आइडेंटिकल। समझ आ गया? क्लियर है? स्वेच्छा, यस सर। मीरा, जी सर। ओके। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट विल क्या होता है? कॉर्पोरेट विल मैं करवाने को लास्ट क्लास में इसको आपको करवा देता, बट मैंने तभी इसको एक अलग से क्लास रखी क्योंकि बच्चे को ये बहुत आराम से समझ आता है ये कंसेप्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट विल, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, केस केस स्टडी बन के आता है, तो तभी करके। ओके सर। हाँ, ये शुरू शुरू के चैप्टर जो है ये थोड़े टेक्निकलिटी बेसिस पे हैं, तो इनको आराम से करने में ही फायदा है ताकि बच्चे को समझ आए, ठीक है ना? जी सर। हाँ। अब कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट का मीनिंग होता है कंपनी, व्हील का मीनिंग होता है कर्टेन, कर्टेन कह लो, पर्दा कह लो, कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील क्या कहता है? कॉर्पोरेट व्हील कहता है कि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कॉर्पोरेट व्हील जो है एज पर दी कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील कहता है कि कंपनी जो है separate legal entity है। The separate personality of a company is statutory privileges and it must be used for legitimate business purpose only। कि भाई क्या है, ये एक लोग कंपनी ही क्यों बनाते हैं, उनको क्या फायदा है कंपनी बनाने से? क्योंकि कंपनी की क्या होती है? कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लोग कंपनी इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। भाई अगर कोई काम कंपनी करती है, उस काम के लिए कंपनी खुद लायबल होती है। कंपनी के काम के लिए कंपनी जो है खुद लायबल होती है, खुद से। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। बट अगर इस तरह से लोग प्रिविलेजेस लेते हैं, ये लॉ ने प्रिविलेजेस दे रखा है, ये कंपनी एक्ट ने प्रिविलेजेस दे रखा है कि कंपनी की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बट आप कंपनी बना सकते हो किसी लॉफुल बिजनेस को करने के लिए, कंपनी बना सकते हो किसी लॉफुल बिजनेस को करने के लिए, लॉफुल बिजनेस को करने के लिए कंपनीज एक्ट ये भी कहता है। बट आपका बिजनेस जो होना चाहिए वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। అయితే ఈ అనిల్ సార్ ने కొంటే तो अब लॉफुल बिजनेस का मीनिंग क्या है कि भाई, अब ये चीज अगर ना होती, लॉफुल बिजनेस अगर यहाँ ना होता, तो लोग किसी इलीगल बिजनेस के लिए भी कंपनी बना के काम करते, होता ना ऐसा? समझ आई? भाई कंपनीज एक्ट कहता है कि आप कंपनी बना सकते हो, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और आप लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी बना सकते हो। अगर आपने कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, अगर आपने किसी इनलीगल पर्पस के लिए कंपनी को बनाया, तो वहां पे एक डॉक्ट्राइन लगता है, उस डॉक्ट्राइन का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। वहां पे एक डॉक्ट्राइन लगता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब कॉर्पोरेट विल क्या होता है? कॉर्पोरेट विल ये कहता है कि कॉर्पोरेट विल के अंदर ये कहता है कि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपने काम के लिए खुद लायबल होती है, मेंबर की एक क्या होती है, ये
ये दोनों सेम है, अल्टर ईगो और कॉर्पोरेट विल दोनों सेम है एक तरह से। बट मतलब ये कहता है कि भाई एक ना, एक कॉर्पोरेट नाम का जो ये पर्दा है, इसके पीछे जो काम करते हैं वो मेंबर काम करते हैं, मेंबर, शेयर होल्डर, क्योंकि एक्चुअल में तो शेयर होल्डर ही मालिक होते हैं ना। समझ आ रहा है? जी सर। हाँ भाई, वैसे अगर मैं बात करूं, किसी ने कंपनी बना ली, आगे तो बता रहा है वो कंपनी बना ली, लेकिन कंपनी के नाम के पीछे कोई भी लोग अपनी मर्जी से कोई भी काम करेगा ना। माइंड तो नेचुरल पर्सन का होता है ना, शेयर होल्डर का माइंड होता है। अब वो अपने हिसाब से काम करेगा। रिलायंस है, रिलायंस के बैक साइड में तो अंबानी काम करता है ना। अंबानी, अंबानी ने कोई गलत काम किया तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा कि वे रिलायंस ने गलत काम किया है, क्योंकि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कॉर्पोरेट विल होता है कि भाई कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और कंपनी अपना जो काम है उसके लिए पर्सनली लायबल होती है, मेंबर की लायबिलिटी नहीं होती। कई बार क्या है, मेंबर इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। जो जो ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट है, उस चीज का वो गलत फायदा उठाते हैं। वो कंपनी का नाम यूज करके, नाम तो वो कंपनी का यूज करते हैं, बट काम वो अपने हिसाब से करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। इस तो इस चीज को रोकने के लिए कि मेंबर गलत कुछ भी फ्रॉडुलेंट काम ना करें, क्योंकि वो अपना, वो एक कॉर्पोरेट विल के पर्दे के, वो एक पर्दे के पीछे छिपके रहते हैं, क्योंकि नाम वो कंपनी का यूज करते हैं, काम वो अपनी मर्जी से करते हैं और फायदा लेते हैं इस चीज का, फ्रॉड करते हैं। तो कोर्ट ने इस चीज को देखा, काफी सारे केसेस पास्ट टाइम में आए, तो कोर्ट ने कहा कि भाई हम इस चीज को, अगर कोई भी मेंबर, कोई भी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी अगर ये लगा कि वो फ्रॉड कर रहा है या वो इलीगल बिजनेस कर रहा है, तो उस चीज के लिए मेंबर पर्सनली लायबल होगा। मेंबर पर्सनली लायबल होगा। हम सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को डिसरिगार्ड करेंगे, इग्नोर करेंगे। और इस सिचुएशन को कहते हैं जहां पर इग्नोर किया जाता है, इग्नोर किया जाता है क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, उसको कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। उसको क्या कहते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कि भाई डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ आ गई यहां तक? यस सर। कोई डाउट? नो। हाँ, कॉर्पोरेट विल क्या होता है? कॉर्पोरेट विल हमें ये कहता है कि भाई जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप कोई कंपनी फॉर्म कर सकते हो किसी लॉफुल पर्पस के लिए, ठीक है ना। लॉफुल पर्पस वेयर फ्रॉडुलेंट एंड डिसहोनेस्ट यूज, where a fraudulent and dishonest use is made of legal entity, the individual concerned will not allow to take the shelter behind the corporate personality। भाई अगर कोई मेंबर फ्रॉडुलेंट वे में, डिसहोनेस्ट वे में लीगल एंटिटी का यूज करता है अपने पर्सनल फायदे के लिए, और वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि भाई आप इस कॉर्पोरेट विल के पीछे छुप के बैठो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोर्ट को लगा कि भाई किसी भी मेंबर ने कंपनी का गलत नाम यूज करके, कंपनी का गलत नाम यूज करके अपना फायदा किया है, अपना पर्सनल फायदा किया है, तो वहां पे एक कंसेप्ट आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का पर्पस क्या है? द कोर्ट विल टुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड टेक एक्शन हैज टू नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर। अगर कोई भी ऐसा लगा कि कोई भी मेंबर ऑफ कंपनी फ्रॉडुलेंट वे में काम कर रहा है या इलीगल काम कर रहा है, तो फिर वहां पे कोर्ट सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को क्या कर देती है? डिसरिगार्ड कर देती है, सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को इग्नोर कर देती है। उस चीज में फिर मेंबर जो है पर्सनली लायबल होगा सारे के सारे डेट के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए। इसको कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। इसको क्या कहते हैं? लिफ्टिंग ऑफ, लिफ्ट करना। लिफ्ट का मीनिंग है उठाना, कॉर्पोरेट विल का मीनिंग, ये जो कॉर्पोरेट नाम का पर्दा डला हुआ है जिसके पीछे रह के मेंबर काम करते हैं, उस पर्दे को हटा के मेंबर्स को देखना कि भाई कौन है जो गलत काम करता है। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो। ओके।
सुरक्षा, कोई डाउट? आवाज आ रही है मेरी सुरक्षा? हाँ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है? द कंपनीज एक्ट 2013 itself contains some provision which lift the corporate will to reach the real force of action. जैसे क्या कहना चाह रहा है, कंपनीज एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट विल से, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल से रिलेटेड काफी सारे सेक्शन हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स को पर्सनली लायबल किया गया है। जिसमें अगर कोई भी शेयर होल्डर ब्रीच करता है किसी भी प्रोविजन का कंपनीज एक्ट के, वहां पे वो क्या होगा? पर्सनली लायबल होगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 डील विद द पुनिशमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बाय फर्निशिंग फॉल इंफॉर्मेशन। कहां कहां पर कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होती है, किन किन सिचुएशंस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होती है? तो पहली सिचुएशन क्या है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 के अंदर, जहां पर आप क्या करते हो, किसी पर्सन ने किसी कंपनी को क्या किया है? पर्सन इनकॉर्पोरेट करता है, पर्सन इनकॉर्पोरेट करता है किसी कंपनी को, किस चीज के लिए? लॉफुल, किसी अनलॉफुल बिजनेस के लिए, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए। अगर किसी पर्सन ने किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस, तो वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लग जाएगी। वहां पे जो पर्सन है वो पर्सनली लायबल होकर पर चलेगा। सेक्शन 215 सब सेक्शन 1, भाई यहाँ पे भी अगर डील विद द लायबिलिटी फॉर मेकिंग फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। दूसरी जगह लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कब लगता है? भाई अगर कोई पर्सन सेक्शन 251 के अंदर अगर फ्रॉडुलेंट वे में एप्लीकेशन लगाता है, फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन लगाता है किस चीज के लिए? रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी के लिए, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी के लिए। अगर आप ये काम करते हो तो आप पर्सनली लायबल होंगे। वहां पे कौन सा प्रोविजन लगेगा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का। और तीसरा सेक्शन 339 के अंदर, सेक्शन 339 के अंदर डील विद द लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप अगर कंपनी का हो रहा है, ठीक है ना, उस वाइंडिंग अप के कोर्स के अंदर अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट बिजनेस करते हो, तो उस सिचुएशन में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की क्या होती है? प्रोविजन लग के यहाँ पर चलता है। समझ आ गया कॉर्पोरेट विल क्या होता है और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है? कोई डाउट है कॉर्पोरेट विल के अंदर? कॉर्पोरेट विल कब होता है और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कब होता है? किसी तरह का कोई डाउट? हाँ सर, नो सर, नो डाउट। ओके, पता चल गया किन किन सिचुएशनों में कंपनीज एक्ट के अंदर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगता है। तो ये सिचुएशन ये है। अगर हाँ, ऐसी सेक्शन 7। सिचुएशन अराइज होती है तो यहाँ पे फिर जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट है उसको फॉरगेट कर दिया जाएगा, भूल दिया जाएगा। फिर उस केस में मेंबर जो है पर्सनली लायबल होकर यहाँ पर चलेगा। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। भाई कुछ केस लॉ डिसाइडेड थे कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे, कुछ केस लॉ थे, उन ऑर्डर के बेसिस पे क्या हुआ? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया गया। अब इन सिचुएशनों को देखते हैं कि भाई किन किन सिचुएशनों में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया गया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे, कोर्ट के केसेस के बेसिस पे। कोर्ट में कुछ केसेस हुए थे जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई किसी भी काम के लिए जो मेंबर है वो पर्सनली लायबल होगा। पहली सिचुएशन क्या है? वेयर द कॉर्पोरेट विल हैज बीन यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, इन सच अ सिचुएशन कोर्ट हैड लिफ्टेड द विल एंड लुक द रियलिटी ऑफ सिचुएशन। ये केस था इन जॉन वर्सेस लिपमैन। जॉन वर्सेस लिपमैन का केस था जिसमें कोर्ट ने ये बोला कि भाई अगर आप ये कॉर्पोरेट विल का मीनिंग होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आप सेपरेट लीगल एंटिटी का यूज किसी फ्रॉड के पर्पज से या किसी इम्प्रॉपर कंडक्ट को के लिए करते हो, तो उस केस में क्या होगा? कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर लिया जाएगा। मतलब इस सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को इग्नोर कर लिया जाएगा और रियलिटी में देखा जाएगा। समझ आ गई?
दूसरा पॉइंट, वेयर अ कॉर्पोरेट फैसेट इज रियली ओनली एजेंसी इंस्ट्रूमेंटली। भाई जहां पर क्या है, एक कंपनी जो है, वेयर अ कॉर्पोरेट फैसेट इज रियली ओनली एजेंसी इंस्ट्रूमेंटली। कंपनी जो है शेयर होल्डर की सिर्फ क्या है, एजेंसी की तरह काम करती है। भाई जो शेयर होल्डर कहते हैं, जो शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, जो भी शेयर होल्डर ने डिसाइड किया उसी तरह से अगर कंपनी काम कर रही है, तो हम मान के चलेंगे कि कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर की एजेंट की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लग के यहाँ पर चलेगा। केस लो है आरजी फिल्म लिमिटेड, एक केस लो हमारे पास है आरजी फिल्म लिमिटेड। एन अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस अ फिल्म इन इंडिया टेक्निकली इन द नेम ऑफ ब्रिटिश कंपनी। एक अमेरिकन कंपनी ने एक फिल्म को प्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, और टेक्निकली इन द नेम ऑफ ब्रिटिश कंपनी। 90% of those capital was held by the president of American company, which financed the production of the film. Board of Trade refused to register the film as a British film, which stated that English company acted merely as a nominee of American company. भाई क्या है, इन एक केस लो आया था, दो कंपनी थी, एक अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, और एक क्या थी, ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। अमेरिकन कंपनी जो थी इंडिया के अंदर आई, इंडिया के अंदर आई किस चीज के लिए, मूवी बनाने के लिए, मूवी प्रोड्यूस करने के लिए। वो इंडिया के अंदर मूवी प्रोड्यूस करने के लिए आई, और वो मूवी जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो ब्रिटिश कंपनी का नाम यूज करके मूवी को प्रोड्यूस कर रहे थे, मूवी को प्रोड्यूस कर रहे थे। और इस ब्रिटिश कंपनी के अंदर 90% जो शेयर्स थे वो इस कंपनी के प्रेसिडेंट ने हेल्ड कर रखे थे। मतलब इस कंपनी का शेयर होल्डर अमेरिकन कंपनी का प्रेसिडेंट था, चेयरमैन था। तो जो हमारे इंडिया का जो क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड है, जो हमारे इंडिया का बोर्ड ऑफ ट्रेड है, उसने मना कर दिया, रिफ्यूज करने से, उसने मना कर दिया किस चीज के लिए, रजिस्टर करने के लिए फिल्म एज अ ब्रिटिश फिल्म। उसने बोल दिया कि ये ब्रिटिश फिल्म नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी सिर्फ एक अमेरिकन कंपनी की क्या है, एजेंसी है, एक नॉमिनी है। तो यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे कोर्ट ने, यहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रेड ने सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड कर दिया, और उसने ये देखा कि एक्चुअल में कंट्रोल कौन कर रहा है। एक्चुअल में कंट्रोल तो अमेरिकन कंपनी कर रही थी। तो उसने कहा कि ये ब्रिटिश कंपनी, ये ब्रिटिश फिल्म नहीं है, तो हम इसको एज अ ब्रिटिश फिल्म क्या नहीं करेंगे, रजिस्टर नहीं करेंगे। आप एक अमेरिकन कंपनी हो, आप कंट्रोल भी अमेरिका का ही है, तो फिर इस चीज में अमेरिका ही क्या करेगा, एज अ अमेरिकन फिल्म ही ये क्या होगी, रजिस्टर होकर यहाँ पर चलेगी। समझ आ गई? कोई डाउट? सर समझ में आए हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट विल के अंदर एक केस स्टडी कैसे आएगा सर, कैसे रिलेवेंट है? देखो, कॉर्पोरेट विल के अंदर केस स्टडी कैसे आएगा, आपको सिचुएशन, मतलब जैसे ये सिचुएशन है, इससे मिलती जुलती, ये तो क्या है, ये तो एक्चुअल केस है, एक्चुअल जो रियल में हुए थे। ये 1953 में केस हुआ था, और इसमें क्या था कि भाई इस तरह से आपसे सिमिलर केस बना के पूछा जा सकता है, सिमिलर केस। फिर आपको देखना है कि ये तो मैंने एक केस लॉ पढ़ा था आरजी फिल्म लिमिटेड का, उसको रेफर करके आप क्या कर सकते हो, कॉर्पोरेट विल को बता सकते हो कि रियल में एक ऐसा केस था, और एक कंपनी थी अमेरिकन कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी थी जो कि इंडिया के अंदर फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए आई थी, इंडिया के अंदर मूवी प्रोड्यूस करने के लिए आई थी। बट क्या हुआ, वो अपने फिल्म को ब्रिटिश कंपनी के नाम पे रजिस्टर कराना चाहते थे, अपनी मूवी को किसी ब्रिटिश कंपनी के नाम पे क्या करना चाहते थे, रजिस्टर कराना चाहते थे। मतलब अमेरिकन कंपनी तो प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन वो नाम किसका यूज कर रहे थे, किसी ब्रिटिश। ब्रिटिश कंपनी का यूज कर रहे थे। बाद में ये पता चला इस ब्रिटिश कंपनी के अंदर जो 90% शेयर्स हैं, इस अमेरिकन कंपनी के चेयरमैन ने, प्रेसिडेंट ने क्या कर रखे हैं, हेल्ड कर रखे हैं।
ओके। तो इंडिया का जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, मूवी वाला जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, उसने मना कर दिया कि भाई हम इस मूवी को ब्रिटिश मूवी नहीं कहेंगे, ये एक ब्रिटिश फिल्म नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी तो सिर्फ अमेरिकन कंपनी की एजेंसी की तरह काम कर रही है। हम्म। इसमें जब कंट्रोल ही अमेरिकन कंपनी का है, तो ये तो हम्म। सिर्फ एजेंसी है। जैसा अमेरिकन कंपनी चाहती है वैसे ही ब्रिटिश कंपनी करती है, तो हम्म। इट इज जस्ट एन एजेंसी। ब्रिटिश कंपनी इज जस्ट एन एजेंसी। तो यहाँ पे कोर्ट ने मना कर दिया, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आके यहाँ पर इग्नोर कर दिया। यहाँ पे कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया गया। समझ आ गई? हाँ, तो सर कॉर्पोरेट व्हील इनको कंपनी इंकॉर्पोरेशन होने के बिफोर भी दिस वी कैन इम्प्लीमेंट दिस कॉर्पोरेट व्हील, इज इट? नहीं, कॉर्पोरेट एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुई तो वहां पे कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है। जब कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो वहां से किसी तरह का जो ये प्रोविजंस है वो नहीं आते। ये प्रोविजन तब आते हैं जब कंपनी एग्जिस्टेंस में हो, क्योंकि जब ओके। एग्जिस्टेंस में होगी तभी तो मेंबर बनेंगे ना कंपनी के, तभी शेयर होल्डर बनेंगे। जब कंपनी हम्म। पहले इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी, तभी ये सारे के सारे लग के चलेगा। कॉर्पोरेट विल समझ आ गया क्या होता है कॉर्पोरेट विल? कॉर्पोरेट विल में कोई डाउट हो वो बता सकते हो आप मुझे। नो सर। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में डाउट कोई? नो। कॉर्पोरेट विल का मीनिंग होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉर्पोरेट विल कहता है मेंबर्स और उसके शेयर होल्डर जो है वो सेपरेट लीगल है। वो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कॉर्पोरेट विल कहता है भाई जो भी काम है उसके लिए जो कंपनी है वो खुद लायबल होगी, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। बट कई बार क्या होता है, मेंबर इस कॉर्पोरेट विल वाले कंसेप्ट का मिसयूज करते हैं। इस कॉर्पोरेट विल वाले कंसेप्ट का मिसयूज करते हैं। वो कंपनी का नाम यूज करके फ्रॉड करते हैं, क्योंकि कंपनी एक्ट ये कहता है कि कोई भी काम अगर कंपनी ने किया तो उसके लिए कंपनी खुद लायबल होगी। बट मेंबर क्या करते हैं? एक्चुअल में तो मेंबर ही कंट्रोल करते हैं ना। तो मेंबर फ्रॉडुलेंट काम करते हैं, कंपनी का नाम यूज करते हैं, और फिर इस कॉर्पोरेट विल वाले इस उसको क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कहता है कि भाई हम सेपरेट लीगल एंटिटी वाले कंसेप्ट को इग्नोर करते हैं। अगर मेंबर कोई फ्रॉड करता है, मेंबर कोई इलीगल काम करता है, तो उसके लिए मेंबर जो है पर्सनली लायबल होकर यहाँ पर चलेगा। समझ आ गई? यस आगे सर। बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, वेयर द कंडक्ट कन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी, कोर्ट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट विल। कि भाई अगर कंपनी जो है कोई ऐसा काम करती है, अगर कंपनी के मेंबर या कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, कन्फ्लिक्ट है, तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी? कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देगी। उस केस में क्या होगा? अगर कंपनी ने कोई ऐसा काम किया जो पब्लिक पॉलिसीज के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो उस चीज में मेंबर जो है वो पर्सनली लायबल होकर यहाँ पर चलेंगे। मेंबर पर्सनली लायबल होकर यहाँ पर चलेंगे। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। फर्दर इन डालमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंट टायर एंड रबर, it was held that company will be regarded as a enemy character if person having de facto control of its affair as a resident in an enemy country। भाई क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि फर्दर इन डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंट टायर एंड रबर कंपनी, इट वाज हेल्ड दैट a company will be regarded as enemy character if the person having de facto control of its affair are resident in the enemy country। डेलमर कंपनी एक कंपनी थी, डैमलर कंपनी लिमिटेड एक कंपनी थी। ये कंपनी जो थी ये फ्रांस की कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी। और एक थी कंटिनेंट टायर, ये कंपनी जो थी ये जर्मनी की कंपनी थी, जर्मनी की कंपनी थी। ठीक है ना?
ये फ्रांस की कंपनी थी, ये जर्मनी की कंपनी थी। 1916 के अंदर, 1916 के अंदर फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के क्या थे? एनिमी थे। जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो ये एक दूसरे के क्या थे? एनिमी थे, एक दूसरे के ये दुश्मन थे। तो तब ये डिसाइडेड हुआ कि भाई अगर एक कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की है, और दूसरी कंपनी उसके एनिमी कंट्री की है, जर्मनी की है, तो हम मान के ये चलेंगे अगर इसका ओनर फ्रांस का है और इसका ओनर जर्मनी का है, तो हम मान के चलेंगे अगर ये एनिमी है तो हम ये मान के चलेंगे, तो यहाँ पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट डिसरिगार्ड हो जाता है। तो हम मान लेंगे कि अगर ओनर दोनों क्या है? दुश्मन है, तो कंपनी भी क्या होंगी? दुश्मन होंगी। यहाँ पे ये डिसाइडेड हुआ था, क्योंकि ये भी क्या है? दुश्मन कंपनी है। एक कंपनी फ्रांस की है, एक कंपनी जर्मनी की है, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो हम फिर ये मान लेंगे कि अगर इनके ओनर एक दूसरे के एनिमी हैं, तो इनकी कंपनी भी क्या होगी? एक दूसरे के एनिमी होके यहाँ पर चलेगी। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ई, where it was found that the sole purpose for which company was formed was to evade tax, the court will ignore the concept of separate legal entity and make the individual concerned liable to pay the tax which they could have been paid but for the formation of company। मतलब क्या ये कहना चाह रहा है, एक पर्सन ने कोई कंपनी बनाई और वो सिर्फ टैक्स चोरी करने के पर्पज से बनाई थी। कई बार लोग नकली नकली कंपनी बना लेते हैं ना, शेल कंपनी कहते हैं जिनको, शेल कंपनी। अगर नाम सुना हो आपने, शेल कंपनी का नाम सुना है? No. कई लोग क्या करते हैं, टैक्स चोरी के पर्पज से, टैक्स चोरी के पर्पज से कंपनी बना लेते हैं और अपना पैसा उन कंपनी में डाल देते हैं। कई बार लोग मॉरिशियस के अंदर, मलेशिया के अंदर, ऐसी ऐसी कंट्रीज के अंदर कंपनी बना लेते हैं और अपना जो इंडिया का पैसा है उन कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इसको कहते हैं टैक्स चोरी करने, क्योंकि ये जो ये कंट्री है, यहाँ पे टैक्स में आपको क्या मिलता है? बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, बहुत सारा क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना? तो अगर ये पता चला कि आपने टैक्स चोरी करने के पर्पज से कोई कंपनी बनाई थी, तो उस केस में आप जो है पर्सनली लायबल होके यहाँ पर चलोगे। समझ आ गई? Yes, sir. पॉइंट नंबर एफ, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन इज अ common avoidance of welfare legislation is a common as avoidance of taxation and approach in the considering problem arise out of such avoidance as necessary to be same. Therefore, where it is found that the sole purpose for formation new company was to use as a device to reduce the amounts to be paid by way of bonus to workman compensation, the Supreme Court upheld the piercing of corporate will। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कुछ कॉमन लॉ होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन, कोई प्रोविडेंट फंड, पीएफ वगैरह। मतलब किसी कंपनी को अगर 20 से ज्यादा इंप्लॉई है किसी कंपनी के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए। वर्कमैन प्रोविडेंट फंड में भी क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और पीएफ वीएफ प्रॉपरली डिडक्ट करके यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस केस में इस चीज से बचने के लिए कई लोग क्या करते हैं, कंपनी बना लेते हैं और अलग अलग कंपनी में अलग अलग एम्प्लॉय को क्या करते हैं? काम करवाते हैं, और एक लिमिट से कम काम करवाते हैं। जैसे किसी कंपनी में 10 एम्प्लॉय रख लिए, किसी में 20 है, और सिर्फ बाद में पता चला कि भाई ये कंपनी बनाने का पर्पस क्या था कि लोग क्या कर सकें? बच सकें वर्कमैन को बोनस देने में। तो इस चीज में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट लग के यहाँ पर चलेगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, उस सिचुएशन में फिर पर्सनल लायबल होगा मेंबर, उस सिचुएशन में पर्सनल लायबिलिटी होकर चलेगी मेंबर्स की। क्लियर है? Yes, sir. और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, वेयर इट इज फाउंड दैट, जहां पे ये लगता है, वेयर इट इज फाउंड दैट कंपनी हैज अब्यूज इट इज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी।
for unjust and inequitable purpose. The court would not hesitate to lift the corporate will. Further, the corporate will could be lifted when acts of corporation are legally opposed to justice, convenience and interest of revenue workmen and against the public interest. भाई क्या है, जहां पर ये लगा है कि कंपनी ने अपनी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का गलत यूज किया है कोई गलत काम करने के लिए, आपने किसी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाके, आपने जस्टिस के खिलाफ जाके कोई गलत काम किया है, तो वहां पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का प्रोविजन लगेगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का प्रोविजन लगेगा। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट हो मीरा, कोई डाउट हो स्वेच्छा, बता सकते हो आप कि सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, इतने पोर्शन में किसी तरह का कोई डाउट हो आप लोगों का? No, sir. कोई डाउट नहीं है? No, sir. ओके, नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, बताओ। सर नेक्स्ट क्लास में ये जरा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि मैंने तभी करके आपको कराया, इसके लिए मुझे पूरा टाइम चाहिए था, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन पे केस स्टडी बन के आता है, केस स्टडी, ओके, केस स्टडी फॉर्म में आता है। तो प्लीज चैप्टर 1 को अच्छे से रिवाइज कर लो, जितना भी मैंने ऊपर वाला पोर्शन कराया है अभी, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, पढ़ लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। क्लियर है? श्योर सर। क्लियर है स्वेच्छा? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इस चैप्टर को करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही होप्स हो ये सेकंड वाला जो पोर्शन है की डेफिनेशन, ये सारा हम खत्म कर देंगे। समझ आ गई? ओके सर। ठीक है, ओके डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके ओके।